हेलो दोस्तों, यह जो आप सामने बुक देख रहे हैं यह नर्सिंग कॉम्पिटिटिव का बुक है जो कि PR यादव के द्वारा लिखा गया है। यह बुक 5th एडिशन है जो कि 2025 में प्रिंट हुआ है। अब हम लोग इसी को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और डिस्कस भी करेंगे सारे क्वेश्चन एक एक करके, जिसके द्वारा इन किताब को पढ़ करके नोरसेट एम्स इन सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चंस आते हैं। और इसी का प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है इन सब एग्ज़ाम का इस बुक में पूरा दिया हुआ है। यह बुक वॉल्यूम 2 है जिसमें कि क्वेश्चन आता है। वॉल्यूम 1 में पूरा थ्योरी रहता है और वॉल्यूम 3 जो है उसमें GK GS मैथ रीजनिंग इंग्लिश इन सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन और रेशनल दिया हुआ रहता है। इस बुक में हम लोग MCQ के साथ साथ उसके रेशनल को भी डिस्कस करेंगे और आगे जानेंगे। इन बुक में मेन रूप से 7 से 8 सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन दिया गया है जो कि जितने भी नर्सिंग एग्ज़ाम होते हैं इन्हीं सब सब्जेक्ट से मुख्यतः क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सब से आते हैं। 1-2 क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट से आते हैं तो वो हम उस समय उस पर नहीं देते हैं। जिसमें कि पहला सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, नर्सिंग फाउंडेशन। दूसरा MSN एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हो जाता है। तीसरा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है जिसे पीडियाट्रिक कहते हैं। चौथा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मैटरनिटी नर्सिंग जो कि OBG में आता है। और लास्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग जिसे साइकेट्रिक कहते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर ये सब इसमें आएगा। उसके बाद न्यूट्रिशन, ये सब छोटा छोटा स्मॉल टॉपिक है, 10 से 12 लेक्चर का रहता है। न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये हम सभी सब्जेक्ट जैसे MSN पढ़ेंगे, फंडामेंटल पढ़ेंगे, OBG पढ़ेंगे, उसी के साथ में क्वेश्चन सोल्व करवाते हुए चलते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी ये सभी छोटा स्मॉल टॉपिक है। फार्मेकोलॉजी, फार्मा, ये सभी स्मॉल टॉपिक है। जिसमें कि सबसे शुरुआत हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से करेंगे। इस बुक का सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज। इसमें कह रहा है कि एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी का मतलब हो गया मेल एडल्ट मेल में परसेंटेज ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट होता है। तो इसका हम पहले नॉर्मल पूरा आपको समझा दें कि 80% वाटर जो है इन्फेंट में पाया जाता है 1 साल तक के बच्चे में, और 70% वाटर चिल्ड्रेन में पाया जाता है 1 साल से 10 साल तक के बच्चे में, और 60% वाटर जो है एडल्ट ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। एडल्ट ह्यूमन बॉडी कहने का मतलब हो गया एडल्ट मेल में, जो कि 10 साल से बाद कह सकते हैं, और एडल्ट फीमेल में 55% वाटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें फैट की संख्या ज़्यादा, फैटी टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और ओल्डर मेल में जो कि 60 ईयर के बाद जो होता है उसमें भी 55% होता है, और ओल्डर फीमेल में 60 ईयर के बाद 45% वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 60%। एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 60% वाटर होता है, इन्फेंट में 80% होता है, और ये 40% और ये 90% तो रॉन्ग हो जाएगा। इसका रेशनल देख लीजिए। ये हेल्दी एडल्ट मेल कंटेन 60%, ओल्डर एडल्ट 50%, फीमेल 55% एंड इन्फेंट 80% वाटर, और फ्लूइड ऑफ टोटल बॉडी वेट का इतना परसेंट रहता है। एमोंग दिस फ्लूइड 2/3 66% प्रेजेंट इंटू इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट एंड 1/3 33% प्रेजेंट इंटू एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट आउटसाइड द सेल। इसका कहना है कि 66% एमोंग दिस फ्लूइड, जो 80% और 60% जो फ्लूइड है टोटल बॉडी वेट का, उसका
80% और 60%, इसका 66% इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो कि सेल के अंदर आता है, और इंटरस्टिशियल सेल, जब दो सेल के बीच में जो स्पेस रहता है, उसमें जो फ्लूइड रहता है वो इंट्रासेलुलर सेल में आता है, जो कि 66% होता है। और 33% एक्स्ट्रा सेलुलर सेल होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। 33% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो कि आउटसाइड सेल, जिसमें कि हमारे जो वेन में ब्लड आता है वो आ जाता है, CSF आ जाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड आ जाएगा, पेरिफेरल फ्लूइड आ जाएगा, और लिम्फ आ जाएगा। ठीक है, ये सभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है, जो कि सेल के अंदर नहीं होता है, वो 33% होता है। और इंट्रासेलुलर जो कि सेल के अंदर होता है वो 66% होता है। ये दोनों मिला करके, ये पूरे बॉडी का नहीं है, ये जो 60% वाटर है ह्यूमन बॉडी में, उसका 66% और 33% होता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन का मीनिंग हो गया एक्स्ट्रा, इन सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दिया हुआ है, एक को छोड़ करके सभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो चारों ऑप्शन को देख करके हम लोग समझेंगे ब्लड, प्लाज्मा और लिम्फ। ये तो अभी हमने जस्ट बताया कि ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, यह तो एक्स्ट्रा, ये तो होगा ही नहीं, ये गलत हो गया। साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड में ही आपका CSF आ जाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड आ जाएगा, और पेरिफेरल फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है, ये सभी आ जाएगा, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है। और तीसरा ऑप्शन फ्लूइड विथ इन द सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये सही है, ये सही है क्वेश्चन। और चौथा जो है CSF एंड फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, दो सेल के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें जो फ्लूइड रहता है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट रहता है। लेकिन ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें CSF दिया हुआ है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर C हो जाएगा। फ्लूइड विथ इन द सेल, सेल के जो अंदर प्रेजेंट रहता है उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इन ए हेल्दी 70 kg एडल्ट मेल, 70 kg का एक एडल्ट मेल है, तो द इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इन लीटर इज, कह रहा है इसमें कितना लीटर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। 70 kg का एडल्ट मेल है, तो मेल में तो 60% वाटर होता है, फ्लूइड होता है। मेल में 70 kg का मेल है तो उसमें 60% फ्लूइड होगा। और कह रहा है द इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होगा, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड हमने पढ़ा कि 66% होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड 66% होता है। अगर 70 kg का 60% करेंगे तो 42 kg होगा, 42 kg होगा फ्लूइड, मतलब इस ह्यूमन में 42 लीटर वाटर है। 70 kg एडल्ट मेल में 42 kg वाटर है, जिसका 66% इंट्रासेलुलर स्पेस में जो, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो 66% होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर 33% होता है। तो इंट्रासेलुलर जब 42 kg का 66% निकालेंगे तो 28 kg होगा। 42 kg टोटल है इसका, तो ये तो होगा ही नहीं, 60% आ गया। 40 बहुत कम है, 3.5 लीटर तो बहुत कम है, और 42 लीटर का 66% 28 लीटर होता है, तो इसलिए इसका आंसर B हो जाएगा। इसका रेशनल देख लें, इन 70 kg पर्सन टोटल फ्लूइड इज 42 लीटर्स, 42 लीटर्स होता है। एज ए 60% को अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 42 लीटर्स आएगा। एमोंग दीज 28 लीटर्स, एमोंग दीज 28 लीटर्स इज ICF 66% ऑफ 60%, 60% का 66% निकालेंगे तो
28 लीटर आएगा। एंड 14 लीटर इज ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ये जो 14 लीटर है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है 33% ऑफ 60%। 14 लीटर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसमें कि हमारा ब्लड चलाएगा, CSF चलाएगा और भी जितने भी ब्लड है वो सब चलाएगा। 28 लीटर इन एडल्ट मेल, ठीक है। 20 लीटर इन एवरेज एडल्ट फीमेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है इन ए हेल्दी मैन, एक हेल्दी ह्यूमन और आदमी में जिसका वेट 70 kg, हुज वेट 70 kg, द टोटल बॉडी वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, अगर 70 kg का कोई हेल्दी मैन है तो उसमें कितना वाटर होगा। जैसा कि हमने पढ़ा है कि 60% होता है, तो अगर 70 kg का 60% निकालेंगे तो 42 kg हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो जिसमें कह रहा है कि व्हिच एमोंग फॉलोइंग टाइप ऑफ पीपुल हैव हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर बॉडी। इसमें कह रहा है कि इन सभी ऑप्शन में दिए हुए किन में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होगा, किस में सबसे ज़्यादा होगा, किस ह्यूमन में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होगा, पानी होगा। इसका सबसे पहला ऑप्शन देखें तो फैट मैन दिया हुआ है, जो कि हम जानते हैं कि फैटी टिश्यू जो रहता है उसमें कम वाटर स्टोरेज रहता है, मसल्स में ज़्यादा स्टोरेज रहता है, तो इसमें तो कम रहेगा। दूसरा लीन मैन है, इसमें ज़्यादा मसल्स रहेगा, इसमें फैटी टिश्यू और फैट कम रहेगा। तीसरा फैट ओमेन है, एक तो फैट है तो उसमें तो कम रहेगा ही, और अब नॉर्मली ओमेन में मेल के मुकाबले ज़्यादा फैटी टिश्यू रहता है, इसलिए फैट ओमेन में तो कम रहेगा ही। और चौथा है लीन ओमेन, इसमें भी मेल के मुकाबले ज़्यादा फैटी टिश्यू रहता है तो उसमें कम वाटर होगा, तो इसलिए इसका आंसर लीन मैन हो जाएगा, ये डी नंबर लीन मैन। क्योंकि फैट मैन और फैट ओमेन ये तो इसका कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता है। तो फैट मैन जिसमें एक तो ये फैट मैन है, और फैट मैन जिसमें फैट ज़्यादा रहेगा उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन कम रहेगा, स्टोरेज कम रहेगा। लीन ओमेन में मेल के मुकाबले और मेन के मुकाबले ज़्यादा फैटी टिश्यू प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसमें कम वाटर स्टोरेज रहेगा। लीन मैन में फैट ओमेन में और लार्जेस्ट एल्डरली मैन में जो 60 ईयर्स के बाद होता है उनमें वाटर का स्टोरेज कम हो जाता है, इसलिए इसका आंसर लीन मैन हो जाएगा। लीन मैन में सबसे ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए लीन मैन आंसर हो जाएगा। जिसका रेशनल ये दिया हुआ है, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर लोअर इनटू ओमेन में कम होता है, ओबेज में कम होता है, एंड ओल्डर एडल्ट में कम होता है, एंड हायर इनटू चिल्ड्रेन में और लीन पर्सन में सबसे ज़्यादा होता है। चिल्ड्रेन में 80% होता है, लीन पर्सन में 60 to 65% प्रेजेंट होता है। छठे नंबर को देखें तो पूछ रहा है इसमें कि द क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, मतलब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा क्लाइंट सबसे ज़्यादा हाइपोवोल्यूमिया के रिस्क पे है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का मतलब हो गया हाइपोवोल्यूमिया, मतलब इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा रिस्क पे है, जिसके जितना बॉडी के अंदर फ्लूइड वो सब बाहर चला जाएगा, मीन्स हाइपोवोल्यूमिया हो जाएगा, चाहे वो यूरिन के द्वारा हो या स्वेट के द्वारा हो, किसी भी कारण से हो। तो सबसे पहला ऑप्शन है फीमेल, दूसरा यंग एडल्ट, तीसरा चाइल्ड है और चौथा इन्फेंट है। ठीक, इसका आंसर इन्फेंट हो जाएगा,
ठीक है, इसका आंसर इन्फेंट हो जाए, क्योंकि हमने पहले ही जाना कि इन्फेंट में रीनल सिस्टम जो होता है वह इमेच्योर होता है, वो पूरा मैच्योर नहीं होता है, जिसके कारण कि उसमें पोलीयूरिया देखने को मिलता है, ज़्यादा टॉयलेट करता है। और एक तो इन्फेंट हो गया, चाइल्ड में तो मैच्योर हो ही जाता है, यंग एडल्ट तो नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है। इन्फेंट में और ओल्डर एडल्ट में जो 60 ईयर्स के पार हो जाते हैं उनमें भी जो GFR रेट जो है वह कम हो जाता है, जो रीअब्जॉर्प्शन का जो रहता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से उनमें भी ज़्यादा यूरिन पास आउट देखने को मिलता है, और उनको प्यास कम लगता है, ठीक ना, उनको प्यास कम लगता है। इसलिए बच्चों में और बूढ़ों में सबसे ज़्यादा चांस है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने का, जिसका अगर रेशनल पढ़ें तो इन्फेंट आर मोर प्रोन टू डिहाइड्रेशन बिकॉज इमेच्योर वाटर कंजर्विंग ऑर्गन किडनी हैविंग हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम एरिया, मतलब किडनी इमेच्योर है। और सो इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट शुड मॉनिटर क्लोजली फॉर फ्लूइड इम्बैलेंस, मतलब बच्चे और बूढ़ों में ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए फ्लूइड इम्बैलेंस के लिए। देयर इज ऑल्सो इंक्रीज ससेबिलिटी टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन ओल्ड एज ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाइक लेस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, थिनिंग ऑफ स्किन, डिक्रीज रीनल फंक्शन, लॉस ऑफ क्यूटेनियस फैट एंड इम्पेयरमेंट इन थर्स्ट मैकेनिज्म। इसका मतलब हो गया कि वही जो हमने बताया कि उनको प्यास कम लगता है, ठीक है, इसके कारण से, और उनका जो GFR है वो घट जाता है, इसलिए ज़्यादा पोलीयूरिया देखने को मिलता है। थिनिंग ऑफ स्किन पतला हो जाने के कारण उसमें ज़्यादा इवापोरेशन देखने को मिलेगा, इसलिए डिक्रीज रीनल फंक्शन भी कम हो जाता है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। 7वें नंबर को देखेंगे तो मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रेन देन एडल्ट बिकॉज मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर, बच्चों में ज़्यादा क्रिटिकल क्यों होता है एडल्ट के मुकाबले? बच्चों में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेनेंस करना, मतलब उसका बॉडी मेंटेन क्यों नहीं कर पाता है एडल्ट के मुकाबले? सबसे पहला ऑप्शन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज लेस स्टेबल देन इन एडल्ट, यह गलत है, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा मेटाबॉलिज्म रहता है एडल्ट के मुकाबले, ठीक, बच्चों में ज़्यादा रहता है एडल्ट के मुकाबले। दूसरा है प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन बॉडी लेस देन एडल्ट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा रहता है, तो ये दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है इसके साथ। रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रेन बिलो 4 ईयर्स, ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में रीनल फंक्शन इमेच्योर होता है, जिसके कारण कि जितना भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो सारा वॉश आउट होकर के बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण से उनमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं कर पाता है। इन्फेंट चिल्ड्रेन 4 साल तक के इन्फेंट और चिल्ड्रेन नहीं कर पाता है, तो इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। और डी जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट इज ग्रेटर देन इन एडल्ट, यह हमारे फ्लूइड मेंटेन करने में सपोर्ट करता है, ना कि डिफिसिट करने में यूज होता है, यह मेंटेन करवाता है ना कि डिफिसिट करवाएगा, ठीक है, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो पूछ रहा है द एल्डरली इंडिविजुअल इज एट ग्रेटर रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन, द एल्डरली इंडिविजुअल इज ग्रेटर रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन देन मिडिल एज एडल्ट बिकॉज, जो एल्डरली जो 60 ईयर प्लस का एज होता है उसमें ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने का चांस क्यों है? जो एडल्ट एज रहता है उसमें कम चांस होता है, और ओल्डर पेशेंट में ज़्यादा क्यों होता है एडल्ट के मुकाबले, पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है द एल्डरली हैव मोर मसल मास, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कम रहता है, ये कारण हो सकता है, इसमें कम मसल मास है, ये कारण हो सकता है, लेकिन यह ऑप्शन में नहीं है। द एल्डरली ड्रिंक्स लिटिल फ्लूइड, वह लिटिल फ्लूइड नहीं, वह कम फ्लूइड पीता है, यह कोई
रिलेशन ही नहीं है। वह फ्लूइड तो पीते ही, ऐसा नहीं है कि वह कम पीते हैं, लेकिन उसमें एक मैकेनिज्म ये होता है कि उन्हें प्यास कम लगती है, थर्स्ट कम लगता है, लेकिन वो ऑप्शन में अभी तक नहीं आया है। तीसरा है देयर बॉडीज आर ऑलमोस्ट 80% वाटर, ये भी गलत हो जाएगा, 80% नहीं, 55% वाटर होता है। और चौथा है कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस इफिशिएंटली, ये जो आंसर है आपका डी, ये सही हो जाएगा। जो हमने अभी भी इस क्वेश्चन में पढ़ा है, जिसमें कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें पढ़ा है हमने, कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क, जो ओल्डर 60 ईयर प्लस जो पेशेंट रहते हैं उसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म लेस वर्क करता है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म में हमारा रीनल फंक्शन आ गया, हाइपोथैलेमस आ गया, हाइपोथैलेमस डिप्रेस्ड हो चुका है, कम काम करता है, जिसके कारण से प्यास ही नहीं लगता, वो पानी पिएगा ही नहीं, तो उसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा और रीनल सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, ठीक ना। जो मसल्स जो होता है वो भी, जो हमारा ब्लेडर में जो स्फिंक्टर लगा था वो भी कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण से यूरिनरी इनकंटिनेंस देखने को मिलेगा, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा, ठीक है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म कम हो जाएगा। लिमिट जीएफआर भी कम हो जाएगा इसका, तो इसलिए ज़्यादा यूरिन होगा। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच हार्मोन जो होता है वो भी कम हो जाएगा, जिसके कारण से कि वाटर रिअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। रास सिस्टम जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वह भी कम फंक्शन करेगा, जिसके कारण से कि वाटर रिअब्जॉर्ब नहीं होगा और डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा ओल्डर एडल्ट में। मीन्स ओल्डर एडल्ट मीन्स हो गया 60 ईयर्स प्लस एज के लोग। अब 90 नंबर को देखेंगे, 90 नंबर को देखेंगे तो इसमें कह रहा है इन ए पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इज इंडिकेटेड बाय, इन कोई भी पेशेंट में फ्लूइड को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं कि यह डिहाइड्रेशन है, या फिर इसमें फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड है, या फिर नॉर्मल है, इसमें फ्लूइड ना ही कम है ना ही बेसी, कैसे उसमें हम बता सकते हैं। सबसे पहला मॉनिटरिंग ऑफ वेट, बिल्कुल सही। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो उसमें अगर हॉस्पिटल में आने के बाद या फिर जब से हम मॉनिटर करना चालू किए हैं, रूटीन चालू किए हैं, तब से अगर उसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, उसके बाद से हो रहा है, तो उसमें वेट कम देखने को मिलेगा। अगर हाइपर वोलेमिया हो रहा है तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, बिल्कुल सही, ये भी सही है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, जिसमें कि हम लोग स्किन की टर्गर को चेक करते हैं, स्किन के टर्गर को चेक करते हैं। स्किन में अगर ड्राई म्यूकस से, ड्राई सूखा हुआ स्किन है तो उसमें समझे कि डिहाइड्रेशन है। अब पूरा एकदम स्मूथली कूल एंड क्लेमी स्किन है तो उसमें कह सकते हैं कि हाइपरवोलेमिया है, ठीक है। और संकेन आएगा, अगर इन्फेंट में अगर चेक करें, बच्चों में अगर चेक करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, तो उसमें अगर आँख धंसा हुआ है, आँख अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो उसमें हाइपोवोलेमिया होगा। अगर फोंटेनेल जो एंटेरियर फोंटेनेल, पोस्टरल फोंटेनेल जो हेड पे होता है, अगर वह डिप्रेस्ड है तो उसमें हाइपोवोलेमिया है। अगर बल्ज है, ऊपर उठा हुआ है, तो उसमें हाइपर वोलेमिया है, उसमें ज़्यादा फ्लूइड है, फ्लूइड ओवरलोड है। और तीसरा इनपुट आउटपुट चार्टिंग, अगर इनपुट आउटपुट चार्टिंग हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि अगर 1 लीटर वाटर हमने उसको दिया और 1 लीटर ही यूरिन पास हो रहा है तब तो नॉर्मल है, लेकिन अगर 1 लीटर वाटर दिए हैं हम और उसमें केवल 200 यूरिन ही पास आउट हुआ है 24 घंटे में, 1 लीटर दिए और 200 यूरिन पास आउट हुआ है, तो उसमें हाइपरवोलेमिया देखने को मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा उसमें। अगर एक लीटर वाटर हम दिए हैं 24 घंटे में और 2 लीटर यूरिन पास आउट हो गया कैथेटर के द्वारा या इससे भी पास आउट कर रहे हैं, तो 2 लीटर हो गया, तो उसमें हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा। और वेट करेंगे तो कम देखने को मिलेगा। तो ये तीनों सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ये डी हो जाएगा। इस तीनों के द्वारा हम लोग चेक करते हैं कि पेशेंट में फ्लूइड बैलेंस कैसा है, कम है या ज़्यादा है। 10वें नंबर की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ए पेशेंट कैन बी इजीली असेस्ड बाय, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ए पेशेंट कैन बी,
कोई भी पेशेंट में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग कैसे इजीली असेस कर सकते हैं। इजीली एक तो लैब टेस्ट जो होता है उसके द्वारा करवा सकते हैं, और एक इजीली हम अपने हाथों से आंखों से चेक देख करके बता सकते हैं, वो इजीली असेस्ड हो गया। तो उसमें किस तरह से कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर सबसे पहला बिल्कुल सही, अगर हाइपोवोलेमिया है उसमें फ्लूइड कम है, ठीक, अगर उसमें फ्लूइड कम है तो उसमें बीपी कम देखने को मिलेगा। अगर फ्लूइड ज़्यादा है तो बीपी ज़्यादा देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। पल्स रेट, अगर हाइपोवोलेमिया है फ्लूइड कम है तो उसमें टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ज़्यादा पल्स रेट देखने को मिलेगा। यूरिन आउटपुट तो यही हो गया इनपुट आउटपुट चार्टिंग जो हमने बताया आपको कि यूरिन आउटपुट अगर यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो उसमें हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा। यूरिन कम आ रहा है तो उसमें हाइपरवोलेमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा जो वाटर है वो हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो रहा है बार बार, तो इसलिए ज़्यादा, तो इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव इन तीनों को चेक करके बता सकते हैं कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट हमारा बैलेंस है कि नहीं है। तीनों, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तीनों को यूज करते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को चेक करने के लिए हम तीनों को यूज करते हैं। ठीक है, आज हमने 10 क्वेश्चन को डील किया है, उसके पूरा डिस्कशन को पढ़ा है, और इसी तरह से हम आगे भी पूरे बुक को एक एक क्वेश्चन करके एक एक टॉपिक करके पूरे क्लियर करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए है, होमवर्क में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। एन एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड हेमरेज लीड्स टू, जब कोई भी पेशेंट को एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रहा है, लगातार दिन भर में 10 से 15 बार वॉमिटिंग हो रहा है, और हेमरेज हो रहा है, जैसे कि एक्सीडेंट में ट्रॉमा हो जाता है, पैर फट जाता है, पैर कट जाता है, जिससे एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, तो उसमें कौन सा साइन देखने को मिलेगा। जिसका ऑप्शन है हाइपोवोलेमिया पहला, दूसरा हाइपरवोलेमिया, फ्लूइड ओवरलोड और इडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।